हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एड्रिनल ग्रंथि का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एड्रिनल ग्रंथि का जो सेंटर पार्ट था मेडुला भाग, उस मेडुला भाग के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो प्रीवियस वीडियो में एड्रिनल पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड था, उसके अंदर हमने एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग है उसके द्वारा स्रावित विभिन्न हार्मोन्स के बारे में और उनके कार्यों के बारे में, उनकी कमी और अधिकता के कारण जो डिजीज उत्पन्न होती है उनके बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर अपन मेडुला भाग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मेडुला भाग एड्रिनल ग्रंथि जो टोपिनुमा रचना थी, एड्रिनल ग्रंथि का सेंटर भाग था, जो कि लगभग 10 से 20% हिस्सा होता है। और इस भाग के अंदर ये जो एक्टोडर्म से परिवर्धित है, जबकि कॉर्टेक्स भाग जो हमने बताया था वो मीजोडर्म से परिवर्धित रचना थी। और एड्रिनल ग्रंथि के अंदर एड्रिनल ग्रंथि का जो मेडुला भाग होता है, उस मेडुला भाग के अंदर विशेष प्रकार की क्रोमेफिन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, क्रोमेफिन कोशिकाएं हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, लेकिन क्रोमेफिन कोशिकाओं को जो प्रेरित करने वाला होता है वो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रेरण से क्रोमेफिन कोशिकाएं दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती हैं। एक एड्रिनलिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, और दूसरा नॉर एड्रिनलिन, जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। अब एक विशेष बात यह है, ये जो दोनों हार्मोन है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये दोनों हार्मोन एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न होते हैं। जिससे एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न होने के कारण इन दोनों हार्मोन्स को अपन कैटाकोलामीन्स भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कैटाकोलामीन्स किन्हें कहते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि के जो मेडुला भाग होता है, उस मेडुला भाग द्वारा स्रावित हार्मोन्स कैटाकोलामीन्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न है। इन दोनों हार्मोन्स के लगभग कार्य समान होते हैं। ठीक है, अतः हम इनके कार्यों की बात करें तो आप देखिए, ये हार्मोन त्वचा की जो रक्त वाहिनी होती है उसमें संकुंचन अर्थात रक्त वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे रक्त का संचार बढ़ता है, रक्त का फ्लो बढ़ता है। रक्त का फ्लो बढ़ेगा तो बीपी बढ़ता है। ठीक है, तो इसका मुख्य जो कार्य है वो है कि त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुंचन को प्रेरित करना। सेकंड, जब रक्त वाहिनियों में संकुंचन होगा तो बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा तो आधारी उपापचयी दर अर्थात बीएमआर की जो रेट होती है वो बढ़ेगी, और हार्ट बीट पल्स रेट भी बढ़ती है, साथ साथ रक्त में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये पल्स रेट, बीपी, बीएमआर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, इन सबको क्या करेगा? वृद्धि को प्रेरित करता है। इसके अलावा एक विशेष पॉइंट है, यह है कि इस हार्मोन के प्रेरण से, या यह हार्मोन जो श्वास नली होती है, श्वास नली और जो श्वसनी होती है, दोनों भागों में जो डिवाइड होती है, श्वास नली और श्वसनी की जो पेशियां होती है उनको अनुशीतलन के लिए प्रेरित करता है, मतलब फैलने के लिए प्रेरित करता है। यदि ये पेशियां फैलती है तो श्वास नली और श्वसनी फैल जाती है, अर्थात इनका गुहा का व्यास बढ़ेगा। यदि गुहा का व्यास बढ़ता है तो हम देखते हैं कि संवातन की जो क्रिया होगी वो बढ़ जाएगी, अर्थात ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना आसान हो जाता है। इसका मतलब इस हार्मोन का उपयोग हम जो अस्थमा रोग होता है उसके उपचार में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, इसके मेन फंक्शन थे। इसके अलावा देखो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 3F 4S क्या चीज होती है। 3F हार्मोन, 3F ग्रंथि, 4S हार्मोन, 4F ग्रंथि। तो ये जो हार्मोन है, ये इमरजेंसी जो परिस्थिति या कंडीशंस होती है, जैसे भय, ठीक है, भय के समय सहन करने की जो क्षमता होती है वो ग्लूकोज पर डिपेंड है, और ग्लूकोज की मात्रा को ये बढ़ाता है। इसका मतलब डर के सामने, भय के सामने सहन करने की शक्ति को ये बढ़ाता है। इसके अलावा संघर्ष, फाइट करना है, संघर्ष करना है, ठीक है, तो संघर्ष करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उस समय ये आप कंट्रोल करेगा। इसके अलावा फ्लाइट, भागना, सपोज हम आराम से जा रहे होते हैं और पीछे से एक डॉग अचानक भौंकता हुआ हमारे पीछे पड़ता है, तो हम भागने के लिए संपूर्ण शक्ति का उपयोग कर लेते हैं। तो संपूर्ण शक्ति कहां से आएगी? जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये फियर, फाइट एंड फ्लाइट, इन तीनों की क्रियाओं को में
ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करता है, अर्थात ये तुरंत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे हमें अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति हो जाती है और हम इन क्रियाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, राइट। तो इन 3 F क्रियाओं को ये कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम इसको 3F हार्मोन और 3F ग्रंथि भी कह सकते हैं, राइट। अब आता है 4S। तो एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाएगा, S4 शर्करा। सेकंड S4 स्ट्रेस अर्थात तनाव। नेक्स्ट साल्ट लवण एंड सेक्स अर्थात जनन। इन सभी 4S की जो क्रियाएं होती है उनको ये कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको 4S हार्मोन या फिर 4S ग्रंथि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो एड्रिनल ग्रंथि का जो पार्ट था वो इसके अंदर पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जनन ग्रंथियां। गोनेट्स ग्लैंड कौन सी होती है? जनन ग्रंथियां जो होंगी, हम जानते हैं कि नर में उपस्थित वृषण और मादा के शरीर में उपस्थित अंडाशय, ये जनन ग्रंथियां होती है। हम इनको जनन ग्रंथियां क्यों कहते हैं? जबकि इनका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है? हाँ, युग्मकों का निर्माण करता, अर्थात स्पर्म एंड ओवम का जो फॉर्मेशन है वो इनका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। लेकिन ये युग्मकों के निर्माण के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये हार्मोन्स का स्रावन करती है, ठीक है। तो अब देखिए, नर के अंदर जो वृषण युग्मक निर्माण के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं, अर्थात इनके द्वारा हार्मोन का स्रावन भी होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वृषण कहां पर उपस्थित होते हैं। तो हम देखते हैं कि वृषण उदर गुहा के बाहर कहां पर होते हैं? वृषण कोष में होते हैं। वृषण कोष में यानी शरीर से बाहर क्यों होते हैं? उसका मेन रीजन है कि शरीर के अंदर देह गुहा का जो टेम्परेचर होता है वो 37 पॉइंट समथिंग होता है, और जबकि वृषण कोष का जो टेम्परेचर है वो उदर गुहा की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है समथिंग लगभग 34-35 के आसपास या 33 से लेकर 34, ये जो टेम्परेचर है जो वृषण कोष का होता है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अर्थात स्पर्म के निर्माण और उनके परिपक्वन के लिए एक अनुकूलतम टेम्परेचर होता है। तो उस अनुकूलतम तापमान को प्राप्त करने के लिए ये शरीर के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो वृषण है वो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग के रूप में होता है, जिनका मुख्य कार्य युग्मक निर्माण होता है। अब देखिए कि वृषण के अंदर यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रत्येक वृषण के अंदर, देखिए आप यहां पर प्रत्येक वृषण के अंदर, इसको हम हटा सकते हैं, यहां पर देखिए ये एक वृषण है। इस वृषण के अंदर कई सारी नलिकाएं होती है, पिंडक होते हैं, ये पिंडक बना दिए, ठीक है। यदि इस पिंडक की बात करें तो इस पिंडक के अंदर अनेक शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? शुक्रजनक नलिकाएं। ये वृषण, ये इसके पिंडक। यदि इस पिंडक को बाहर निकाल कर देखें तो इसके अंदर ये नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेता नलिकाएं या शुक्रजनक नलिकाएं। इन नलिकाओं के बीच में ये गैप होता है जिसको बोलते हैं अवकाश यानी अंतराली अवकाश, ठीक है। तो ये जो अंतराली अवकाश है यहां पर विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं लैडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं, ठीक है। तो ये जो अंतराली कोशिकाएं ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, अंतःस्रावी कोशिका के रूप में वृषण के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित जो ICSH हार्मोन होता है, ICSH इंटरस्टिशियल सेल अर्थात अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल सेल एंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात एक ऐसा हार्मोन जो अंतराली कोशिका को प्रेरित करता है। तो ICSH के प्रेरण से अंतराली कोशिका नर हार्मोन का स्रावन करती है जिसे बोलते हैं एंड्रोजन, और एंड्रोजन के अंदर जो मुख्य हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। यदि हम इसके कार्यों की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य होता है कि नर में सहायक लैंगिक जनन अंगों के विकास को प्रेरित करना। प्राथमिक जो लैंगिक जनन अंग वो वृषण होता है, और जो सहायक एडिशनल जो जनन अंग होते हैं जैसे कि शुक्रवाहिनी, अधिवृषण, शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है, और ये जो मूत्र जनन वाहिनी है, इन सबके निर्माण को प्रेरित करता है। साथ में युग्मक निर्माण, साथ में ये युग्मक निर्माण की क्रिया को प्रेरित करेगा। नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है, अर्थात द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होते हैं
जैसे कि त्वचा का सख्त होना, ठीक है, आवाज का भारी, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, इन सब की निर्माण को ये प्रेरित करता है। साथ साथ ये पेशियों को मजबूत बनाता है, ठीक है, पेशियों को मजबूत बनाने के साथ साथ जो अस्थियां होती हैं उनकी लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखें ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये लैंगिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है, अर्थात विपरीत लिंग वाले जीव के प्रति आकर्षण को, यानी लैबिडो की जो क्रिया होती है उनकी क्रियाओं को भी ये प्रभावित करता है, अर्थात इसके प्रभाव से मैथुन इच्छा जो होती है वो जागृत होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं अंडाशय, कि अंडाशय एक जनन ग्रंथि के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। हमने देखा था कि जनन ग्रंथि में जो वृषण थे, वृषण के अंदर कौन सा हार्मोन्स का स्रावन होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होगा। अब हम ये देखते हैं कि अंडाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो देखो, जनन ग्रंथि के रूप में जो महिलाओं के अंदर उदर गुहा में शरीर की पृष्ठ भित्ति से मीजोवेरियम नामक व्रंत द्वारा, किसके द्वारा, मीजोवेरियम नामक व्रंत द्वारा एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होता है या फिर उदर गुहा में लटके हुए रहते हैं, ठीक है। वापस समझो कि उदर गुहा की जो पृष्ठ भित्ति होती है, पृष्ठ भित्ति से मीजोवेरियम नामक व्रंत द्वारा बादाम के समान जो स्ट्रक्चर है अंडाशय की वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये जो अंडाशय है, एक जोड़ी अंडाशय है, इनका मुख्य कार्य होता है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण कब होगा, तो युग्मक निर्माण की जो क्रिया है, ये युग्मक निर्माण की जो क्रिया है कब होती है, रज चक्र के दौरान। कब होती है ये, रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान युग्मक निर्माण की क्रिया होती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर भी आपको प्रीवियस नॉलेज के रूप में बता दें, रज चक्र रजोदर्शन से लेकर जो रजो निवृत्ति होती है इसको बोलते हैं मैनार्क और इसको बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। जीवन की 13 वर्ष की आयु से स्टार्ट होगा और ये लगभग 45-50 ईयर्स तक चलता है। इस रज चक्र के दौरान युग्मक निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होती है। महिलाओं में जो रज चक्र होता है समथिंग 28 डेज का होता है और इस 28 डेज के अंदर यदि हम फिक्स डे की बात करें तो लगभग 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अर्थात अंडाणु परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रज चक्र के दौरान युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है वो अंडाशय के अंदर संपन्न होती है और ये एस्ट्रोजन के प्रभाव से संपन्न होगी, ठीक है। तो युग्मक निर्माण हुआ। इसके अलावा देखो, जो अंडाशय होते हैं वो हार्मोन्स का स्रावन करते हैं। ये जो भी अंडाशय द्वारा हार्मोन्स आएंगे वो सब के सब स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। तो स्टेरॉइड प्रकृति की जो हार्मोन है वो दो प्रकार के हुए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो सबसे पहले अपन बात करें एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन अंडाशय में उपस्थित जो अंडपुटिकाएं होती हैं, अंडाशय के अंदर उपस्थित जो अंडपुटिकाएं होती हैं उन अंडपुटिकाओं के द्वारा इस एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। अंडपुटिकाएं कब बन जाती हैं, ये जब एक फीमेल बॉडी का निर्माण उसके मदर के गर्भाशय में होता है, अतः फीमेल बॉडी के निर्माण के समय अंडाशय डेवलप होगा और अंडाशय के निर्माण के साथ साथ ये पुटिका कोशिकाएं डेवलप हो जाती है। समथिंग अपन ये बोल सकते हैं कि 2 से लेकर के 20 लाख पुटिका कोशिकाएं अंडाशय के अंदर बनती हैं। लेकिन अंडाणुओं का जब निर्माण होना शुरू होता है 13 वर्ष की आयु में जो ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है तब लगभग अंडाणु डेवलप होते हैं। तो एक फीमेल अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 416 अंडाणुओं का निर्माण करती है। तो बाकी शेष जो पुटिका कोशिकाएं होती है वो डेस्ट्रो हो जाती है और इस क्रिया को अर्थात नष्ट होने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं फॉलिकल एस्ट्रेसिया। क्या बोलते हैं इसको, फॉलिकल एस्ट्रेसिया। ये सारी चीजें हम अंडाशय के स्ट्रक्चर जो हम बात करेंगे उस समय आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, तो एस्ट्रोजन का जो निर्माण है वो अंडाशय में उपस्थित पुटिका कोशिकाओं द्वारा होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो स्तन ग्रंथियों का विकास, साथ साथ फीमेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना, जैसे त्वचा का सॉफ्ट होना, त्वचा का कम रोमिल होना,
ठीक है, स्वभाव में शीतलता उत्पन्न होना, ठीक। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। आवाज का बारीक होना, ये सब एस्ट्रोजन के प्रभाव से संपन्न होंगे। इसके अलावा ये महिलाओं में लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, अर्थात विपरीत लिंग वाले जीव के प्रति आकर्षण को ये बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा ये रज चक्र का नियमन करता है, किसका? रज चक्र का। और स्वाभाविक शीतलता, तो ये सारे बिंदु किस में आते हैं? एस्ट्रोजन के प्रभाव से संपन्न होते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन है यह हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है और इसका फंक्शन क्या है। जब रज चक्र के ठीक 14वें दिन बनने वाली जो पुटिका परिपक्व हो जाती है, जिसे बोलते हैं ग्राफियन पुटिका अर्थात परिपक्व पुटिका, इस परिपक्व पुटिका जब बन जाती है तो LH हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। उस LH हार्मोन की मात्रा का अधिक होना ये कहलाता है LH सर्ज। क्या कहलाता है? LH सर्ज। और LH हार्मोन के प्रेरण से अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होगी, अर्थात ग्राफियन पुटिका या परिपक्व पुटिका फट जाती है, अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी में आ जाता है। और उस समय जो शेष बची अंड पुटिका यानी फॉलिकल सेल या ग्राफियन पुटिका होती है, ये पीले रंग की ग्रंथिल रचना में बदल जाती है। उस ग्रंथिल रचना को अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। चूंकि पीले रंग की होती है तो ये पीतपिंड कहलाती है। तो इस पीतपिंड अर्थात कार्पस ल्यूटियम के द्वारा इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या होता है? स्रावन होता है, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ मिलकर स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करेगा, साथ साथ अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन तभी होता है जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, अर्थात निषेचन के बाद कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करता है, उस समय ये अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकेगा। इसके अलावा निषेचन के ठीक 7वें दिन परिवर्तनशील जो भ्रूण है वो गर्भाशय के भित्ति से चिपकता है, जिसको हम बोलते हैं रोपण। तो ये रोपण की क्रिया को प्रेरित करेगा। रोपण की जो क्रिया होती है वो प्लेसेंटा के द्वारा होती है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा के निर्माण को प्रेरित करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये समय से पहले जो गर्भाशय की जो अंतःभित्ति की जो पेशी होती है, ठीक है, मायोकार्डियम जो एंडोकार्डियम के अंदर होती है, एंडोमेट्रियम के अंदर होती है, तो इन पेशियों में होने वाले संकुचन को ये रोकता है, ठीक है। अर्थात प्रसव क्रिया से पहले गर्भाशय की पेशियों में होने वाले संकुचन को ये रोकता है। इसके अलावा हमने देखा कि गर्भाशय के अंदर जो भी गर्भावस्था के दौरान जो भी गर्भाशय में परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो सारे परिवर्तन इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण ही होते हैं, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो आपको समझ में आई, ठीक है। तो आप इस वीडियो को और लिए शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।